चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर। इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। मैटर में इंसुलेटर्स भी शामिल हैं और कंडक्टर्स भी शामिल हैं। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कंडक्टर के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ इंसुलेटर्स हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम इनको डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस। bound to nucleus, they cannot move freely। ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स या दूसरे केस में डाई इलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम इनको डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। कि डाई इलेक्ट्रिक्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स वो मैटर है या वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो डाई इलेक्ट्रिक्स पर क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर जो है इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी डाई इलेक्ट्रिक पर तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। उसके जो दो मेन इफेक्ट्स हैं, एक तो ये कि उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं और दूसरा इफेक्ट ये कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। यानी चाहे इसकी जो भी ओरिएंटेशन हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, यानी रोटेट करने की कोशिश करते हैं। इनमें टॉर्क पैदा हो जाता है। तो ये दो इफेक्ट्स के जब भी हम किसी एक्सटर्नल डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर,
मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। अब हमें ये पता है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं, ये मेटल की तरह नहीं है, क्योंकि मेटल में वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इन एटॉमिक कोर्स की दरमियानी जगहों में आ जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और वो फ्री होते हैं, अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है अपने एटम के साथ। ये फर्ज किया, ये जो मैंने स्मॉल सर्कल्स शो किए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसा किया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और जब इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट पैदा होता है। हम ये कहते हैं कि इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं। वो कैसे कि आप किसी सिंगल एटम की बात करें, मिसाल के तौर पर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर वाला पार्ट, और ये पॉजिटिव आयन कोर है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में इसी तरह से फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। तो वो हम, आपको पता है कि 2n² 2 2n² वाले फार्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जहाँ पे 1 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा। जब n 1 होगा ये फर्स्ट शेल होगा, जब सेकंड शेल होगा 2², यहाँ पे 8 आएंगे, और इसी तरह से थर्ड शेल में यहाँ पे 3² 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वो एटम पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एटम ले रहे हो। तो जौन सा भी एटम हो उसके और डाइइलेक्ट्रिक अगर वो मटेरियल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाउंड होंगे अपने न्यूक्लियस के साथ। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे और प्रोटॉन्स भी मौजूद होंगे। जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, अब हम ये माइक्रो इफेक्ट देख रहे हैं कि उस एटम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। अब चूंकि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी, ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मैं कहता हूँ कि ये सेकंड शेल फर्स्ट किया ये कंप्लीट है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। जब ये हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि ये जो प्रोटॉन्स हैं इन पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका जो नेट इफेक्ट पैदा होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर चले जाते हैं, ये एटम की शक्ल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। वैसे एज अ होल एटम अब भी न्यूट्रल रहता है, तो इसके अंदर एक साइड पर ये नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और दूसरी साइड पर ये पॉजिटिव चार्जेस चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एटम जो कि इस तरह की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द,
वो एटम ये वाली शेप इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह की शेप जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हों और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस मौजूद हों, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। इस तरह से जब भी कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो वो उसके अंदर के तमाम एटम्स इस तरह के इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाते हैं। और इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि ये फिनोमिना कि जिसके अंदर किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएं, तो इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन क्या होती है? ये दरअसल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की मेजरमेंट होती है। इसकी हम डिटेल को नेक्स्ट इसमें लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या है कि जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी ई अप्लाई करते हैं ऑन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या पैदा हो जाता है? मटेरियल के अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल dipoles are induced. डाइपोल से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे चले जाते हैं और प्रोटॉन्स दूसरी साइड पे। अगरचे जो मूवमेंट होती है वो तो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैवी पार्टिकल्स नहीं है, लाइट पार्टिकल हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब एक साइड पर डिस्प्लेस होते हैं तो दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव और एक साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम डाइपोल्स बोलते हैं। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं, तो ये जो सेपरेशन और चार्जेस की जो मिकदार है ये बढ़ती चली जाती है। यानी पॉजिटिव चार्जेस जो डाइपोल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की मिकदार डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। आपको पता है कि इस तरह की जो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हों, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से करते हैं, जिसको हमने थर्ड चैप्टर के अंदर देखा था। थर्ड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर मिकदार में सेपरेटेड हों, तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्यू डी के बराबर होता है। डी क्या चीज़ है? ये डिस्टेंस है इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में। तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? जी स्टूडेंट्स बता सकते हैं? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट चार्ज क्यू पर डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम ज़्यादा करेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड, सॉरी मैं उलट लिख दिया, कि डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा इंड्यूस्ड डाइपोल जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करेंगे।
यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अल्फा लेते हैं, P इज इक्वल टू अल्फा ई। अब इसमें अल्फा क्या चीज़ है? ये अल्फा पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम। हम ये देख सकते हैं कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी। अल्फा इज इक्वल टू P ओवर E के बराबर होगी। P ओवर E, यानी जब आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एटम पर अप्लाई करें तो उसके अंदर जितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, ये उसको हम उस एटम की पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ये पोलराइजेबिलिटी मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे टेबल दिया गया है, टेबल 1। इसमें जो मुख्तलिफ एटम्स की पोलराइजेबिलिटी शो की गई है, जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की पोलराइजेबिलिटी का जिक्र किया गया है कि हाइड्रोजन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो है 0.667 इंटू, यानी ये वैल्यू है अल्फा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अगर हम अल्फा की वैल्यू यानी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू को निकालें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इन द यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब है, ये जो वैल्यू दी हुई है, बल्कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻30 ये भी मौजूद है। जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ गैसेस की मुख्तलिफ है, जैसे कि हीलियम है, हीलियम की 0.205 है। लिथियम मटेरियल की है 24.3 इंटू 10⁻⁻30 यानी अल्फा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और सीजियम की यहाँ पे जो ये टेबल दिया गया है, इस टेबल में सबसे ज़्यादा है सीजियम की पोलराइजेबिलिटी, वो कितनी है 59.4 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। ये वैल्यू है अल्फा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, किसके लिए? सीजियम के लिए। तो गोया के मुख्तलिफ मटेरियल के लिए पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। तो इससे मुराद क्या है कि मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर जब हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। ये तो एटम्स के केस में हो गया। अब हम मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूल्स के केस को डिस्कस करते हैं। फॉर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होता है कि उसकी कुछ डायरेक्शंस में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और कुछ डायरेक्शंस में पोलराइजेबिलिटी कम होती है। तो
हम ये कह सकते हैं कि उस पूरे मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ डायरेक्शंस में पोलराइजेबिलिटी एक नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में क्या है कि कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर इस तरह की बॉन्डिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग अप्लाई करें तो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करें तो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेबिलिटी है वो कितनी होती है, वो है 4.5 into 10 is power -40 कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन। ये पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है अगर हम एक्सिस के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, जैसा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि इस केस में जो एटम्स के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम पैदा होता है, और इस तरह से पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू इस केस में है 2 × 10⁻⁻40 कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन। पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू ये है। ये तो वो केसेस हैं कि जिन केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई किया है या पैरेलल अप्लाई किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी एंगल पर अप्लाई करें, मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी एंगल पर अप्लाई कर दें, मिसाल के तौर पर इस डायरेक्शन में, अब इस केस में जो पोलराइजेबिलिटी की 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक वो कंपोनेंट जो कि इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वैल्यू डिफरेंट होती है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर अप्लाई करें तो फिर उस केस में जो नेट डाइपोल मूवमेंट पैदा होता है उसको हम यूं लिख सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी की वैल्यूज 2 होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से और दूसरी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से। तो फिर अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालें तो जो प्रीवियस इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू को लिख सकते हैं। P = A परपेंडिकुलर E परपेंडिकुलर प्लस A पैरेलल अल्फा पैरेलल, यानी E पैरेलल, यानी पैरेलल कंपोनेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से
डाइपोल मोमेंट। तो मॉलिक्यूल्स के केस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ये वाली वैल्यू। इससे मजीद भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर मजीद कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं तो उस केस में जो डाइपोल्स, 3 डाइपोल मोमेंट के, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस केस में जो पोलराइजेबिलिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो 9 होंगे। और मोस्ट जनरल इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स is equal to alpha xx ex plus alpha xy dy plus alpha xz dz और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हम यूँ लिखेंगे, पी वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई एक्स ई एक्स प्लस अल्फा वाई वाई ई वाई प्लस अल्फा वाई जी इजी और डाइपोल मोमेंट का जी कंपोनेंट पी जी इज इक्वल टू अल्फा जी एक्स ई एक्स प्लस अल्फा जी वाई ई वाई प्लस अल्फा जी जी ई जी। अब ये देखें, ये जो हमने एक सिंपल एग्जांपल ली थी, ये जो जनरल इक्वेशन है ये उसी से जनरलाइज्ड की गई है कि वो जो पीछे मॉलिक्यूल सिंपल केस था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल हमने लिया था, तो उस केस में अल्फा के 2 कंपोनेंट्स, अल्फा परपेंडिकुलर और अल्फा पैरेलल हमने लिखे थे। लेकिन बाज़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में अल्फा की ये 9 वैल्यूज़ हो सकती हैं। अल्फा एक्स एक्स से क्या मुराद है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करें तो एक्स डायरेक्शन में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में अप्लाई करें तो एक्स डायरेक्शन में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। और इसी तरह से जी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो एक्स डायरेक्शन में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो ये इसी तरह से जो है ये 9 कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसा कि ये अल्फा जी जी से क्या मुराद है कि जी डायरेक्शन में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जी डायरेक्शन में उस एटम के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो इस तरह से हम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स, फॉर द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको हम पोलराइजेबिलिटी टेंसर्स बोलते हैं, अल्फा आई जे की वैल्यूज को। आई जे से मुराद यही है, आई वेरी करता है एक्स वाई जी और जे भी वेरी करता है एक्स वाई जी।
तो इसकी 9 वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस लें तो उस केस में जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं, जैसा कि ये है, ये ऑफ डायगोनल टर्म है, ये ऑफ डायगोनल टर्म है, तो वो ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ ये वाली टर्म्स बाकी रह जाती हैं।